भारत की मईशत को समझना ना थोड़ा सा एक बड़ी सी पजल को जोड़ने जैसा है। इसके बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हैं, तारीख है, नज़रियात हैं, इदारे हैं, पॉलिसियां हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक साफ और वाज़ेह तस्वीर बना सकें। तो सवाल यह है कि आखिर ये माशी इमारत खड़ी किन चीज़ों पर है, इसकी बुनियाद में कौन से आइडियाज़ हैं और वो कौन से इदारे हैं जिन्होंने इसकी दीवारों को मजबूती दी है। चलें बिल्कुल इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। अच्छा, भारत की मईशत की सबसे पहली और बुनियादी चीज जो समझनी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी या मखलूत मईशत। अब इसका मतलब बहुत सीधा सा है। यहां हुकूमत यानी पब्लिक सेक्टर और निजी कंपनियां यानी प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। कुछ शोबे हुकूमत के पास हैं तो कुछ प्राइवेट हाथों में। ये एक ऐसा बैलेंस है जो भारत की मुआशी पॉलिसियों की जड़ है। देखें, कोई भी बड़ी इमारत हो, उसके पीछे एक ब्लूप्रिंट, एक मंसूबा तो होता ही है, और इस मंसूबे के पीछे होते हैं उसके आर्किटेक्ट यानी मेमार। तो वो कौन लोग थे जिनके ख्यालात ने भारत की माशी सिमत तय की? इस कहानी की शुरुआत होती है एडम स्मिथ से। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इनके आज़ाद मार्केट और सरमाए के जो नज़रियात थे, उन्होंने पूरी दुनिया की मईशतों की बुनियाद रखी, और इसी पस मंज़र में भारत की अपनी माशी सोच ने भी शक्ल इख्तियार की। फिर आते हैं दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में एक ऐसी बात कही जिसने हलचल मचा दी। उन्होंने पहली बार डेटा और आदाद शुमार के साथ ये दिखाया कि ब्रिटिशी राज किस तरह भारत की दौलत को बाहर ले जा रहा है, यानी ड्रेन कर रहा है। इसी ड्रेन थ्योरी ने भारतीय मुआशी कौम परस्ती को जगाया। और फिर जब आज़ादी मिली तो मंजर पर आए पीसी महालनोबिस। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। इनका विजन बिल्कुल साफ था, भारत को एक सन्नती ताकत बनाना है। इनका जो दूसरा 5 साला मंसूबा था ना, उसने भारी सन्नतों जैसे स्टील और मशीनरी पर फोकस किया ताकि भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ठीक है, नजरियात तो आ गए, लेकिन सिर्फ अच्छे आइडिया से काम नहीं चलता है ना। इन्हें हकीकत बनाने के लिए मजबूत इदारों की ज़रूरत पड़ती है। ये वो सुतून हैं जो मईशत को चलाते भी हैं, उस पर नज़र भी रखते हैं और उसकी सेहत को नापते भी हैं। चलें इन अहम इदारों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो मुल्क का सेंट्रल बैंक है। करेंसी नोट छापने से लेकर महंगाई को काबू में रखने तक ये सब इसी की जिम्मेदारी है। फिर आता है नीति आयोग। यह हुकूमत का अपना थिंक टैंक है जो मुल्क के लिए लंबे अरसे की पॉलिसियां बनाता है। अच्छा, मुआशत बढ़ रही है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए है एनएसओ, जो हमें जीडीपी के सरकारी आदादो शुमार देता है। और किसानों का क्या? उनके लिए सीएसीपी बहुत अहम है, क्योंकि यही इदारा फसलों की कम से कम इमदादी कीमत यानी एमएसपी की सिफारिश करता है। और आखिर में यूएनडीपी, जो आलमी सतह पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, जिससे पता चलता है कि मुआशी तरक्की आम इंसान की ज़िंदगी को कितना बेहतर कर रही है। अब जरा वक्त में आगे बढ़ते हैं। मईशत कोई रुकी भी चीज़ तो है नहीं। भारत का सफ़र भी 5 साला मंसूबों से शुरू होकर ग्लोबल मार्केट से जुड़ने तक कई अहम मोड़ों से गुजरा है। आइए इस तारीखी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। ये टाइमलाइन ना एक तरह से भारत की पूरी माशी कहानी बताती है। देखिए, 1956 में भारी सन्नतों पर जोर दिया गया। 1966 में सब्ज इनकलाब ने मुल्क को खाने पीने की चीज़ों में खुद कफील बनाया। 1969 में एक बड़ा कदम उठाया गया जब 14 बड़े बैंकों को कौमी मुल्कियत में ले लिया गया ताकि बैंकिंग आम आदमी तक पहुंचे। और फिर आया 1991। ये साल तो एक गेम चेंजर था जब एलपीजी इस्लाहात ने मईशत के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। 2005 में मनरेगा एक्ट आया जिसने गांव में रोजगार की गारंटी दी। और हाल ही में 2017 में जीएसटी नाफिज हुआ जिसने पूरे मुल्क में एक जैसा टैक्स सिस्टम बनाया। अभी हमने सब्ज इनकलाब की बात की, ठीक है, लेकिन वो अकेला नहीं था। भारत की मईशत को, खासतौर पर ज़राअत को, ऐसे कई इनकलाबात ने शक्ल दी जिन्होंने पैदावार का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर, इसको हम इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सब कुछ खड़ा होता है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि आज भी भारत की आधी से ज़्यादा आबादी का रोज़गार इसी शोबे से जुड़ा हुआ है। तो ये जो इनकलाबात थे ये सिर्फ अनाज की कहानी नहीं थी। हाँ, सब्ज इनकलाब ने हमें गंदम और चावल में खुद कफील बनाया, बिल्कुल। लेकिन फिर आया ऑपरेशन फ्लड, जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क बना दिया। इसी तरह ब्लू रेवोल्यूशन ने मछली की पैदावार को बढ़ावा दिया और साहिली इलाकों की मईशत को सहारा दिया। अच्छा, इतनी सारी पॉलिसियां बन गईं, इतने इनकलाबात आ गए, लेकिन सवाल यह है कि इन सबका नतीजा क्या निकला? मईशत बेहतर हुई भी या नहीं? ये जानने के लिए माहिरीन माशियात कुछ खास टूल्स और पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। ये समझें कि किसी भी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बुरा सपना है। सोचें ज़रा,
एक तरफ तो चीजें बेतहाशा महंगी हो रही हैं, यानी हाई इन्फ्लेशन, दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं, यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट, और मुल्क की तरक्की भी रुक गई है। ये एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब एक और सवाल, मुआशरे में अमीर और गरीब के बीच का फर्क कैसे नापें? इसके लिए एक टूल है लुरुन्स कर्व। ये असल में एक ग्राफ है जो दिखाता है कि मुल्क की कुल आमदनी का कितना फीसद हिस्सा कितने फीसद लोगों के पास है। अगर सब बराबर होता तो ये ग्राफ एक सीधी लकीर होता, लेकिन असल में ये हमेशा एक झुकी हुई लकीर होती है, और ये जितना ज्यादा झुकी हो, अदम मसावात उतनी ही ज्यादा होती है। लेकिन अब हर बार ग्राफ देखना तो मुश्किल है, तो क्या इस पूरे ग्राफ को एक सीधे साधे नंबर में बदला जा सकता है? जी हां, और इसी नंबर को कहते हैं जीनी कोएफिशिएंट। ये इसी लॉरेंस कर्व से निकाला जाता है और 0 से 1 के बीच होता है। 0 का मतलब है मुकम्मल बराबरी और 1 का मतलब है कि सारी दौलत एक ही शख्स के पास है। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? बहुत आसान है। समझें कि लॉरेंस कर्व एक पूरी फिल्म है जो अदम मसावात दिखाती है, और जीनी कोएफिशिएंट उस फिल्म की एक रेटिंग है, एक नंबर में। एक तस्वीर दिखाता है, दूसरा उस तस्वीर का खुलासा एक अदद में बता देता है। तो हमने माजी भी देख लिया और हाल को नापने के तरीके भी समझ लिए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? भारत अपने मुस्तकबिल के माशी आदाफ को कैसे देख रहा है? इसका जवाब एक नंबर में है, 17। ये 17 क्या है? ये हैं अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs, और ये सिर्फ कोई आलमी फहरिस्त नहीं है, बल्कि ये अब भारत के अपने मुस्तकबिल का रोड मैप है। गुर्बत खत्म करने से लेकर साफ सुथरी तवानाई तक भारत की तमाम आने वाली पॉलिसियां अब इन्हीं 17 अहदाफ के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो हमने इस मईशत के मेमारों को देखा, इसके स्तूनों को समझा और उसके तारीखी सफ़र को भी जाना। हमने ये भी देखा कि कामयाबी को कैसे नापा जाता है। अब सोचने की बात यह है कि क्या भारत इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके पायदार तरक्की के ये आदाब हासिल कर पाएगा? इस कहानी का अगला बाब क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त और पॉलिसियां ही बताएंगी।